बच्चों, चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी स्टैंडर्ड 7th की यानी वर्ग 7वां की मराठी सब्जेक्ट का 10वां पाठ। तो आप सब अपनी मराठी सब्जेक्ट की बुक निकाल लीजिए और हम इसमें आज 10वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है माणुसकी आणि मोठेपणा। माणुसकी यानी इंसानियत, आनी यानी और, मोठेपना यानी बड़ापन, यानी कि इंसानियत और बड़ापन। तो चलिए फिर हम इस पाठ के बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं। इस पाठ को लिखा है शंकर कवळे। जो लेखक है इस पाठ के उनका नाम क्या है? शंकर कवळे। इनका जन्म 1974 में हुआ था। आरती, अनुराग, बिजली या कादम्बरियाँ, और इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, क्या इनके जीवन परिचय है, हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब आरती, अनुराग, बिजली या कादम्बरियाँ, यानी कि इन्होंने आरती, अनुराग, बिजली ये जो है नॉवेल्स लिखे हुए हैं। माणुसकीचा मोठेपणा, बुद्धिमान बिरबल, खरा माणूस हे कथा संग्रह, यानी कि माणुसकीचा मोठेपणा, बुद्धिमान बिरबल, खरा माणूस ये जो कथा संग्रह है इन्होंने लिखे हुए हैं। लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे हे चरित्र प्रसिद्ध आहे, यानी कि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे इनका बायोग्राफी भी उन्होंने, ऑटोबायोग्राफी भी इन्होंने लिखी है। हा पाठ माणुसकीचा मोठेपणा या कथा संग्रहातून घेतला आहे। माणुसकीचा मोठेपणा इस किताब में से, इस कथा संग्रह में से जो आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो लिया गया है। साधू महाराजांनी धनाचा गर्व झालेल्या राजाला माणुसकीची जाणीव कशी करून दिली याचे अतिशय सहज व सुंदर वर्णन लेखकाने प्रस्तुत पाठात केले आहे। यानी कि जो एक साधु महाराज थे तो उन्होंने क्या किया कि धनाचा गर्व यानी कि पैसे का घमंड या सोने चांदी का घमंड या पैसे का घमंड, अपनी दौलत का घमंड होने वाले राजाला, उस राजा को माणुसकीची यानी इंसानियत की जानिव कशी करून दिली, यानी इंसानियत की जान, इंसानियत क्या होती है ये उसको कैसे समझाया, याचे अतिशय, इसके बहुत ही अच्छे से सहज व सुंदर वर्णन लेखकाने प्रस्तुत पाठात केले आहे। इसके बहुत ही अच्छे से सहज यानी कि अच्छी सोपे भाषा में और सुंदर ऐसा वर्णन यानी खूबसूरती से इसको लेखक ने इस प्रस्तुत पाठ में वर्णन किया है यानी बताया है। तो चलिए फिर हम इस पाठ में देख लेते हैं कि किस तरह से एक साधु महाराज ने एक घमंडी राजा की, उसको कैसे इंसानियत क्या होती है और एक राजा किस तरह से होना चाहिए ये कैसे बताया है, हम इस पाठ में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। आप सब अपने नोटबुक्स, अपने बुक्स में इस पाठ को अच्छे से खोल लीजिए और इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग्स उसके नीचे लिख लीजिए। महाराज वीरभद्रसेन यांचा वाढदिवस होता, यानी कि महाराज जो राजा है वीरभद्रसेन उनका क्या था? आज जन्मदिन था। वाढदिवस यानी उनका जन्मदिन था। दरबारात सर्वजन हजर होते, यानी दरबार में, राजा का जो दरबार था उस दरबार में, राजा के महल में सर्वजन यानी कि सभी लोग, सभी उसकी प्रजा जो है, उसके लोग जो है वो सभी हजर होते, यानी कि वहाँ पर प्रेजेंट थे या वहाँ पर हाजिर थे। महाराजांना भेट देण्यासाठी अनेकांनी विविध मौल्यवान वस्तू आणल्या होत्या। महाराजांना यानी राजा साहब को भेंट देण्यासाठी यानी कि गिफ्ट देने के लिए, नजराना देने के लिए अनेकांनी विविध मौल्यवान यानी बहुत सारे लोगों ने, विविध मौल्यवान यानी कि अलग अलग, मौल्यवान यानी कीमती चीज़ें जैसे हीरे जवाहरात, सोना चांदी वगैरह, वस्तु आणल्या होत्या यानी कि ऐसी वस्तु यानी चीज़ें लाई थी महाराज को खुश करने के लिए, उनके जन्मदिन का तोहफा देने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कीमती हीरे जवाहरात लेकर आए थे उनको भेंट देने के लिए या उनको तोहफा देने के लिए। महाराज थाटात सिंहासनावर विराजमान झाले होते। महाराज यानी कि राजा वीरभद्रसेन, थाटात यानी बड़े ही शान से, सिंहासनावर यानी कि उनका जो आसन था जहाँ पर वो बैठते थे, उनका एक जो सिंहासन था उसके ऊपर विराजमान झाले होते, यानी उसके ऊपर शान से जाकर बैठ गए थे। विराजमान झाले यानी कि उसके ऊपर बैठ गए थे। सर्व उपस्थितांनी महाराजांना आदरपूर्वक शुभेच्छा दिल्या। सर्व यानी कि पूरे जो
उपस्थित यानी वहाँ पर जो हाजिर थे लोग, उन्होंने क्या किया, महाराजांना यानी महाराज वीरभद्रसेन को आदर पूर्वक शुभेच्छा दिया, यानी कि बड़े ही एहतराम से उनको उनके जन्मदिन की बधाई दी या उनके जन्मदिन के मुबारकबाद दी। महाराजांना भेटवस्तू देण्याचा कार्यक्रम शुरू झाला, यानी कि महाराज को जो भेटवस्तु यानी कि तोहफे देने का जो कार्यक्रम था, जो प्रोग्राम था, वो अब शुरू हो गया। अब महाराज क्या हो गए, अपने कुर्सी पर आकर बैठ गए। सारे लोगों ने उनको उनके जन्मदिन की बधाई दी और फिर क्या हुआ, उनके लिए जो लोगों ने तोहफे लाए थे वो देने का प्रोग्राम शुरू हो गया। कार्यक्रम यानी प्रोग्राम। अनेक जणांनी महाराजांना भेट देण्यासाठी सुवर्ण अलंकार आणले होते। अनेक जणांनी यानी बहुत सारे लोगों ने महाराजांना यानी कि महाराज को, उस राजा को भेंट देण्यासाठी यानी कि तोहफा देने के लिए, भेंट यानी तोहफा देने के लिए सुवर्ण अलंकार यानी सोने के अलंकार यानी कि सोने के चीज़ें, जैसे सोने की माला वगैरह आणले होते, सोने की चीज़ें लेकर आए थे। वास्तविक राजाला सुवर्ण अलंकाराची कमी नव्हती। वास्तविक यानी जैसे अगर सच देखा जाए तो राजा को सोने की चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। मतलब वो राजा था, उसके पास सोना चांदी हीरे मोती हर चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके पास पहले से ही बहुत दौलत थी, लेकिन फिर भी लोग उसके लिए सोने चांदी की, हीरे जवाहरात की चीज़ें लेकर आए थे तोहफे में। वास्तविक राजाला यानी कि देखा जाए तो राजा को सुवर्ण अलंकाराची यानी सोने के चीज़ों की कोई कमी नहीं थी, कमी नव्हती यानी कोई कमी नहीं थी। तरीही किमती दागिने भेट देऊन आपल्या मोठेपणाची मिजास बाळगणे हाच यावेळी भेटवस्तू देणाऱ्यांचा मुख्य हेतू होता। तरीही यानी कि फिर भी राजा के पास सोने की चीज़ों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी कीमती दागिने यानी बहुत ही जो कीमती है ऐसे चीज़ें या ऐसे जो हार जवाहरात अंगूठियाँ जो भी है दागिने, ऐसे कीमती चीज़ें देकर भेंट देऊन यानी कि तोहफे में देकर आपल्या मोठेपणाची यानी अपने बड़प्पन की मिजाज बाळगणे यानी अपने बड़प्पन दिखाना चाहते थे लोग, अपना एक वहाँ पे मतलब घमंड दिखा रहे थे लोग कि हम देखो राजा को कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें तोहफे में दे रहे हैं, सोने चांदी की चीज़ें जो है हम अपने राजा को तोहफा कर रहे हैं। हाच यावेळी भेटवस्तू देणाऱ्यांचा मुख्य हेतू होता। और यही क्या था उस वक्त, ह्यावेळी यानी कि उस वक्त भेंट वस्तु यानी तोहफे देने वालों का, देनाऱ्यांचा यानी कि देने वालों का, तोहफे देने वालों का मुख्य हेतु होता, यानी कि उनका ख़ास मकसद क्या था कि अपना वहाँ पर सबके सामने बड़प्पन होना चाहिए कि देखिए हम राजा को कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें तोहफे में दे रहे हैं, हम राजा को कितना चाहते हैं और हमारे राजा के लिए हम सोना चांदी कुर्बान कर रहे हैं। और सब एक दूसरे से अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए क्या कर रहे थे, अच्छी अच्छी चीज़ें लाकर राजा को तोहफे में दे रहे थे। अनेकांनी ताठ मानेने महाराजांना सुवर्ण अलंकार भेट देऊ केले। अनेकांनी यानी बहुत से लोगों ने ताठ मानेने यानी कि एकदम शान से अपनी गर्दन को ऊंचा करते हुए, मतलब उनको अब कैसा एक तरह का घमंड हो रहा था कि हम राजा को सोने की चीज़ दे रहे हैं, इसलिए एकदम से ऐसे घमंड के साथ गर्दन को ऐसे सीधा रखते हुए ताठ करते हुए महाराजांना यानी राजा को सुवर्ण अलंकार यानी कि सोने की चीज़ें भेट देऊ केले यानी कि तोहफे में दे रहे थे। राजा त्या अलंकारावर व ते देऊ करणाऱ्या प्रजाजनांवरही बेहद खुश झाला। यानी कि राजा जो है वो भी क्या कर रहा था, वो जो चीज़ें अलंकार यानी कि वो जो चीज़ें हैं जैसे हार अंगूठियाँ या कोई और चीज़ ऐसी जो भी उसके जो चीज़ें हैं लोग उसको दे रहे थे, उन चीज़ों को देने वाले लोगों को प्रजाजनांवर यानी राजा के जो लोग हैं उनके ऊपर राजा क्या हो रहा था, बेहद खुश हो रहा था कि मेरे लोग, मेरी जो प्रजा है वो मुझे कितना चाहती है, मेरे लिए सोना चांदी भी कुर्बान करने को तैयार है। यावेळी गुलाबाचे छोटे फूल घेऊन आलेला वामन गंभीरपणे विचारमग्न होता।
यानी कि उस वक्त यानी कि उस वक्त जब ये सारे लोग उसको सोने चांदी के बड़े बड़े तोहफे दे रहे थे, उसी वक्त गुलाबाचे छोटे फूल घेऊन आलेला, यानी गुलाब का छोटा सा फूल लेकर आने वाला वामन गंभीरपणे विचारमग्न होता। वो जो वामन था वो उसने क्या किया था, एक गरीब आदमी ने कि अपने राजा के लिए वो तोहफे में क्या लेकर आया था, छोटा सा एक गुलाब का फूल लेकर आया था। और जब लोग उसके सामने बड़ी बड़ी चीज़ें दे रहे थे, हीरे जवाहरात सोने की चीज़ें दे रहे थे, तब वो बेचारा विचार मग्न होता, यानी कि सोच में पड़ गया था। मी गरीब, यानी कि मैं गरीब हूँ। बागेमध्ये फुलझाडांची व्यवस्था राखणारा साधा माणूस, यानी बागेमध्ये यानी कि बगीचे में फूलझाडांची यानी फूलों की झाड़ों की व्यवस्था रखनारा, यानी उनकी देखरेख करने वाला साधा मानुस, यानी कि मैं क्या हूँ, एक सादा इंसान हूँ। मानुस यानी इंसान, मैं क्या हूँ, गरीब इंसान हूँ, और मैं जो है इस बाग में झाड़ों की फूलों की हिफाजत करता हूँ, ऐसा मैं एक सादा सा इंसान हूँ। इतरांनी महाराजांना सुवर्ण अलंकार भेट दिलेत। इतरांनी यानी दूसरे लोगों ने महाराज को सुवर्ण अलंकार यानी कि सोने के अलंकार भेट दिलेत, यानी के तोहफे में दिए। आणि मी फक्त गुलाबाचं फूल घेऊन आलोय, यानी के और मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एक गुलाब का फूल ही लेकर आया हूँ। अब वो यहाँ पर खुद को शर्मिंदगी महसूस करने लगा कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा वामन गरीब आदमी, मैं क्या करता हूँ, बाग बगीचे साफ सूफ करता हूँ, मेरे पास पैसा धन दौलत नहीं है, मैं गरीब हूँ, और इसी वजह से मैं राजा के लिए सिर्फ एक गुलाब का फूल तोहफे में लेकर आया हूँ। और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं कि सोने की चीज़ें राजा को तोहफे में दे रहे हैं। महाराज हे फूल मानून घेतील का, यानी कि जो राजा है महाराज वीरभद्रसेन, वो इस फूल को गोड मानून घेतील का, यानी कि अच्छा समझकर लेंगे क्या। गुलाब पुष्प हे सुवर्ण अलंकाराच्या किमती इतकं मौल्यवान निश्चितच नहीं। गुलाब पुष्प यानी गुलाब का फूल, यानी कि अब मैं राजा को ये फूल अगर दूंगा तो राजा क्या ये फूल मेरा अच्छे से लेगा, कबूल करेगा। गुलाब पुष्प यानी कि गुलाब का फूल हे सुवर्ण अलंकाराच्या किमती इतका, यानी कि सोने के चीज़ों के इतना कीमती तो नहीं है। मूल्यवान निश्चितच नहीं, कीमती और मूल्यवान यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे से खरीदा हुआ या बहुत ज़्यादा कीमती तो बिल्कुल भी नहीं है। राजाने या फुलाचा तिरस्कार केला तर दरबारात आपली फजिती होईल। राजा ने अगर इस फूल को ठुकरा दिया, तिरस्कार केला यानी कि ठुकरा दिया, तो दरबारात यानी कि दरबार में, इस राजा के महल में आपली फजीती होईल, यानी कि मेरी फजीती हो जाएगी या मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। लोग हंसतील, यानी कि लोग क्या करेंगे, मुझ पर हंसेंगे। अगर राजा ने ये फूल नहीं लिया तो रोज लोग जो है वहाँ के वो मुझ पर हंसेंगे। काय करावं, यानी कि अब मैं क्या करूँ, काय करावं यानी क्या करूँ, ऐसा वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूँ। वामन अस्वस्थ झाला होता। वामन जो था वो क्या हो गया, अस्वस्थ यानी बेचैन हो गया। पण पाण्यात पाय टाकल्याशिवाय त्या पाण्याची खोली कळून येत नसते। वामन क्या हो गया, अस्वस्थ यानी कि बेचैन हो गया। पण पाण्यात पाय टाकल्याशिवाय यानी कि पर पानी में पैर डालने के सिवा त्या पाण्याची खोली कळून येत नहीं, यानी कि जब तक हम पानी में पैर नहीं डालेंगे तब तक ये पानी कितना गहरा है, खोल यानी कि गहरा है, ये हमको समझ में नहीं आएगा। कळून येत नसते यानी कि हमको समझ में नहीं आएगा। जब तक हम खुद अपने पैर पानी में नहीं डालेंगे तब तक हमको ये पानी कितना गहरा है ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा वो अपने दिल में सोच रहा था। म्हणून महाराजांना फूल द्यायचं ऐसा त्याने निश्चय केला। इस वजह से महाराज को फूल देना है ऐसा सोच के उसने क्या किया, एक निश्चय किया, यानी कि अपने दिल से उसने ठान लिया कि मैं अब राजा को फूल देकर ही रहूँगा। तो पुढे होऊन महाराजांना नम्रपणे म्हणाला। तो पुढे होऊन यानी कि वो आगे आकर, सब लोगों में से अब बारी बारी से सब तोहफे दे रहे थे, तो उनमें से वो आगे आकर महाराजांना यानी कि राजा वीरभद्रसेन को नम्रपणे म्हणाला। नम्रपणे यानी कि बिल्कुल इज्जत से यानी कि आदर से वो कहने लगा, महाराज माझ्यातर्फे हे गुलाबाचे फूल भेट म्हणून
स्वीकारा, यानी कि वो कहने लगा महाराज से कि महाराज ये फूल जो है महाराज माझ्याकडून यानी कि मेरी तरफ, माझ्यातर्फे यानी मेरी तरफ से, हे गुलाबाचे फूल यानी कि ये गुलाब का फूल भेंट म्हणून स्वीकारा, स्वीकारा यानी कबूल करो, मेरा ये जो फूल है मेरी तरफ से ये तोहफा आप कबूल करो, ऐसा वो वामन जो है और राजा से कहने लगा। मौल्यवान दागिना मी आणू शकत नहीं, यानी कि जो कीमती चीज़ें हैं सोना चांदी ये मैं लाकर नहीं दे सकता या मैं नहीं ला सकता। हात पुढे करून तो महाराजांना फूल देऊ लागला, हाथ आगे करते हुए वो महाराज को फूल देने लग गया। पण महाराज फुलाचा स्वीकार न करता गप्पच बसले। पर महाराज जो है वीरभद्रसेन वो उस फूल को न लेते हुए खामोश बैठ गए, अपनी सिंहासन पर वो खामोशी से बैठ गए, उस फूल को उन्होंने नहीं कबूल किया, उस फूल को उन्होंने ठुकरा दिया। आपल्यासारख्या बड्या राजाने मामूली गुलाबाचे फूल भेट म्हणून स्वीकारावे हे राजाला योग्य वाटले नाही, यानी कि आपल्यासारख्या यानी अपने जैसे बड्या राजाने यानी बड़े राजा ने मामूली गुलाबाचे फूल यानी कि मामूली सा गुलाब का फूल भेंट म्हणून स्वीकारावे, यानी कि तोहफा बोल के लेना या कबूल करना, ये तोहफा कबूल करना हे राजाला योग्य वाटले नाही, ये राजा को सही नहीं लगा। काही क्षण दरबारात निशब्द शांतता पसरली, यानी कि कुछ देर तक, क्षण यानी कुछ पल तक, दरबारात यानी कि दरबार में निशब्द शांतता पसरली है, यानी कि एकदम सब खामोश हो गए, निशब्द हो गए, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। शांतता पसरली यानी कि वहाँ पर एकदम खामोशी सी चारों तरफ फैल गई, पसरली यानी फैल गई। महाराज फूल घेईनात हे लक्षात येताच दरबारातील उपस्थितांनी फिदी फिदी हसायला सुरुवात केली। महाराज फूल घेईनात यानी कि महाराज फूल नहीं ले रहे हैं, हे लक्षात येताच यानी ये जैसा ही सबको समझ में आया कि महाराज उस वामन के पास से गुलाब का फूल नहीं ले रहे हैं, वैसे ही क्या हुआ, दरबारातील यानी कि उस दरबार में के, उस महल में के उपस्थितांनी यानी कि वहाँ पर जो हाजिर थे लोग, फिदी फिदी हंसायला शुरुआत के लिए यानी फिदी फिदी हंसने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया, मतलब अंदर ही अंदर वो सब एक दूसरे से हंस रहे थे उस वामन को देखकर। वामनची फजीती झाली होती, यानी कि अब वो वामन की क्या हो गई, परेशानी हो गई, फजीती यानी परेशानी हो गई उसकी, वो बेचारा गरीब था, पहले ही डरते डरते वो राजा के पास आया कि राजा मेरा गुलाब का फूल लेंगे या नहीं, और उसने फिर भी हिम्मत करके राजा को फूल दिया, लेकिन फिर राजा ने वो फूल कबूल नहीं किया और पूरे महल में के लोग क्या हो गए, वामन पर हंसने लगे और उसकी परेशानी हो गई। त्याने मान खाली घातली यानी उसने क्या किया, अपनी गर्दन नीचे झुका दी। राजा ही हंसू लागला, अब राजा भी उस पर हंसने लगा। एक वृद्ध साधु महाराज वाढदिवसानिमित्त दरबारात हजर होते, यानी कि वहाँ पर इस दरबार में जहाँ पर ये सब हो रहा था वहाँ पर एक वृद्ध साधु महाराज यानी एक साधु महाराज वहाँ पर थे, एक बूढ़े, वृद्ध यानी बूढ़े साधु महाराज वहाँ पर थे। वाढदिवसानिमित्त यानी कि जन्मदिन के मौके पर दरबारात हजर होते, वो जन्मदिन के मौके पर उस दरबार में हाजिर थे, राजा के उस दरबार में थे। घडलेला प्रकार पाहून यानी कि जो हादसा, प्रकार यानी कि हादसा, घडलेला प्रकार यानी वहाँ पर जो हादसा हुआ वो देखकर त्यांना राजाच्या वागण्याचे दुःख झाले, यानी कि उनको राजा ने वामन के साथ जो बर्ताव किया, वागण्याचे यानी उसके बर्ताव का दुख हुआ, उनको बहुत तकलीफ पहुंची कि राजा होकर ये गरीब के साथ कैसा कर रहा है। राजा समोर येऊन ते गंभीरपणे म्हणाले, मतलब राजा के सामने आकर वो बहुत ही गंभीरपणे यानी गुस्से से कहने लगे या एकदम तकलीफ से कहने लगे। राजन यानी कि राजा, या गरीब गृहस्थानं आणलेलं फूल इतकं मामूली आणि छोटं वाटलं कि तुलाही हसू फुटावं। और वो गुस्से से उस राजा के पास आकर चिढ़कर कहने लगे कि राजन यानी कि राजा, या गरीब गृहस्थाने यानी इस गरीब आदमी ने आणलेलं फूल यानी कि लाया हुआ फूल इतकं मामूली यानी कि इतना मामूली और छोटा लगा, छोटा वाटलं यानी कि आपको छोटा लगा, इतना मामूली और इतना छोटा लगा आपको कि तुला ही हंसू फुटावं, कि तुम भी सब लोगों के साथ राजा होकर एक गरीब इंसान पर
हंस रहे हो, ऐसा वो कह रहे हैं। दरबारातील हशा थंडावला, यानी कि जो राजा के महल में जो चारों तरफ हंसी हो रही थी उस वामन की, वो हंसी अब क्या हो गई, थोड़ी सी ठंडी पड़ गई, यानी ये सुनकर सब लोग खामोश हो गए। राजा म्हणाला, यानी कि राजा कहने लगा, अर्थातच, यानी कि बिल्कुल ही सही है, कारण हे फूल छोटं तर आहेच। राजा कहने लगा कि हाँ, मैं हंसा क्योंकि ये फूल क्या है, छोटा सा है, शिवाय मौल्यवान ही नहीं, और क्या ऊपर से कीमती भी नहीं है। मौल्यवान यानी उसकी कोई कीमत भी नहीं है इस फूल की, जैसा सोने चांदी की हीरे जवाहरात की कीमत है वैसा इस फूल की कोई कीमत भी नहीं है, ऐसा राजा कहने लगा। आता हेच पाहना, यानी कि अब यही देखो ना, माझ्या बोटातील अंगठी, यानी कि मेरे उंगली, बोट यानी कि उंगली, मेरे उंगली में की अंगठी, त्या फुलापेक्षा, यानी कि इस फूल से कितीतरी, कितनी तो भी छोटी है असली, यानी कि छोटी है, मेरे हाथ में जो अंगूठी है वो इस फूल से कितनी तो भी छोटी है, तरी त्याची किंमत मोठी आहे, पर उसकी क्या है, कीमत ज़्यादा है, यानी कि ये सोने की चांदी की अंगूठी जो है, सोने हीरे की, वो इस फूल से छोटी है लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तसं त्या फुलाची काय किंमत, उस तरह से इस फूल की क्या कीमत है, ये फूल तो क्या है, ऐसे ही ये है, मामूली सा फूल है, इसकी तो कोई कीमत भी नहीं है। इस फूल से छोटी मेरे हाथ में अंगूठी है लेकिन उसकी भी कीमत बहुत ज़्यादा है इस फूल से, ऐसा राजा उस वृद्ध महाराज से कह रहा है, साधु महाराज से कह रहा है। किंमत मोठी नाही, निदान हे फूल तरी खूप मोठं असायला हवं होतं। राजा कह रहा है, चलो इसकी कीमत नहीं तो नहीं है फूल की, कीमत मोटी नहीं रही भी तो चलता, यानी कीमत यानी कि उसका पैसा अगर ज़्यादा नहीं भी आया तो चलता, निदान हे फूल तरी खूप मोठा असायला हवं, कम से कम, निदान यानी कम से कम, हे फूल तरी यानी कि ये फूल तो भी खूब मोटा असायला हवं होतं, यानी कि ये फूल तो भी बहुत बड़ा होना चाहिए था, इतना छोटा सा फूल नहीं, मुझे अच्छा बड़ा फूल चाहिए था। साधू महाराज म्हणाले, यापेक्षा तुला किती मोठं फूल हवं राजन, यानी कि साधु महाराज कहने लगे कि इस फूल के यापेक्षा, यानी इस फूल के से तुझे कितना बड़ा फूल चाहिए था राजा, ऐसा वो साधु महाराज राजा से पूछ रहे हैं। राजा म्हणाला, त्या फुलाचं आकारमान रथाच्या चाका एवढं असतं तर माझ्यासारख्या राजाला ते भेट म्हणून स्वीकारताना शोभून दिसलं असतं। राजा कहने लगा, त्या फूलाचा आकारमान, यानी ये फूल जो है इसका साइज, आकार यानी कि उसका साइज रथाच्या चाका एवढा, यानी कि रथ के चाक के इतना, यानी कि जो राजा का रथ होता है उस रथ के, यानी कि घोड़ा लगाकर जो एक टांगा रहता है राजा का, उसके चाक के इतना, उसके चाक के इतना, तर माझ्यासारख्या राजाला ते भेट म्हणून स्वीकारताना शोभून दिसलं असतं। अगर उस चाक के उतना तो भी वो रहता, बड़ा रहता, बहुत बड़ा, तो वो मेरे जैसे राजा को तोहफा देते वक्त कबूल करने के लिए मुझे अच्छा दिखता था या मुझे पसंद आता था, ऐसा वो यहाँ पर कहने लगा। अब जब राजा ने ऐसे कहा तो उसके आगे क्या होता है कि वृद्ध साधुनी स्मित हास्य केले, यानी कि वो जो बूढ़ा साधु था उसने क्या किया, हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई, यानी कि हल्का सा मुस्कुराया वो, स्मित हास्य केले। साधू म्हणाले, यानी कि साधू कहने लगा, रथचक्रा एवढं पुष्प माझ्या तरी पाहण्यात कधी आलं नाही राजन, यानी कि एक चक्के के उतना बड़ा फूल, रथ चक्रा एवढा यानी रथ के या टांगे के चाक के उतना फूल, पुष्प यानी फूल, माझ्या तरी पाहण्यात यानी मेरे तो भी देखने में कभी आलं नहीं, यानी कि कभी नहीं आया, इतना बड़ा फूल होता ही नहीं है। अब राजा यहाँ पर जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा है, तो उन्होंने क्या कहा, उन वृद्ध साधु ने, उन बूढ़े महाराज ने क्या कहा कि मैंने तो भी आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा फूल नहीं देखा है राजा, ऐसा वो कह रहा है। आणि ते असलं तरी तेवढं मोठं फूल खरेदी करण्याची या गरीब गृहस्थाची ऐपत नहीं, और अगर मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा फूल नहीं देखा, और अगर वैसा हुआ भी, फूल अगर ऐसा रहा भी, तरी तेवढं मोठं फूल, तब भी इतना बड़ा फूल खरेदी करण्याची यानी खरीद कर लाने की
या गरीब गृहस्थाची यानी इस गरीब आदमी की ऐपत नहीं, यानी कि इसकी इतनी औकात नहीं है कि वो इतना बड़ा फूल लेकर आए, क्योंकि ये क्या है, गरीब इंसान है। तेव्हा लक्ष देऊन ऐक, तब तू लक्ष्य यानी कि ध्यान से सुन, ऐक यानी सुन। याच्या सारखा तू तर गरीब नहीं, यानी कि इस आदमी की तरह, इस वामन की तरह तू तो गरीब नहीं है। या राज्याचा सत्ताधीश आहे, यानी कि इस राज्य का, इस देश का तू क्या है, सत्ताधीश यानी कि राजा है तू यहाँ का। आता रथचक्रा एवढा गुलाबाचा फूल तूच आणून दाखव। अब क्या कर, तू तो बहुत पैसे वाला है, तू राजा है हमारे देश का, तो तू क्या कर, अब रथ के चाक के उतना तू ही मुझे गुलाब का फूल लाकर दिखा, आणून दाखव यानी कि लाकर दिखा। वो भिक्षा म्हणून मला दान कर, और भिक्षा जैसे साधु महाराज भीख मांगते हैं वैसी भिक्षा समझकर मुझे तू वो दान में दे। एवढं करण्याची तुझी ऐपत असेलच, यानी इतना करने की तो तेरी औकात है ही, ऐसा राजा से साधु महाराज कह रहे हैं। सर्व दरबार चुप झाला, यानी कि पूरे दरबार में क्या हो गई, चारों तरफ शांति छा गई या खामोशी छा गई। पण अभिमानी राजा, पर जो घमंडी राजा था, डगमगला नहीं, यानी वो डगमगाया नहीं। थोड़ा विचार करून, यानी कि थोड़ा सा सोचकर, विचार यानी सोचकर, तो बोलला, वो कहने लगा, ठीक आहे स्वामी जी, यानी कि ठीक है साधु महाराज या स्वामी जी, मला उद्या सकाळपर्यंत मुदत द्या, मुझे उद्या यानी कल, सकाळपर्यंत यानी सुबह तक, मुदत यानी मोहलत, द्या यानी दो, मुझे कल सुबह तक मोहलत दो। ऐसा राजा उस स्वामी से, उस साधू से कहने लगा। मी उद्या तुम्हाला रथाच्या चाका एवढं गुलाब पुष्प भिक्षादान करणारच। मैं उद्या यानी कल, मैं कल तुमको एक चाक के उतना, चक्के के उतना गुलाब का फूल भिक्षा में दान करूंगा ही, ऐसा वो कहने लगा राजा। लागलीच राजाने या कामी एका कुशल कामगिराची निवड केली, और तुरंत ही, ऐसा कहने के बाद तुरंत ही राजा ने क्या किया, एक कुशल कारागिर यानी कि एक बहुत ही अच्छे कारागिर को इस काम के लिए चुना। रथ चक्रा एवढे गुलाबाचे फूल, यानी रथ के चाक के उतना गुलाब का फूल बनवणे सोपे नसले तरी अशक्य नव्हते। बनाना आसान तो नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। अशक्य यानी नामुमकिन भी नहीं था, यानी कि मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन तो नहीं था, क्योंकि राजा के पास क्या था, हर चीज़ थी, पैसा था, दौलत थी, वो कुछ भी कराकर ले सकता था। कारागिर काळजीपूर्वक काम करू लागला, यानी कि वो जो कारागिर था, वो जो सुतार था, वो बहुत ही काळजीपूर्वक यानी बहुत ही दिलचस्पी से या बहुत ही इससे काम कर रहा था, काळजीपूर्वक काम कर रहा था। आपले कला कौशल्य पणाला लावून त्याने रंगीत लाल कागदापासून मोठे गुलाब पुष्प तयार केले, यानी कि अपने कला कौशल्य यानी अपने अंदर जितनी सोच है, अपनी जितनी खासियत है, उन सारी कला कौशल्य को यानी अपने अंदर जितनी चीज़ें टेक्निक्स है, उन सारी टेक्निक को इस्तेमाल करके उसने क्या किया, एक रंगीत लाल कागदापासून यानी कि एक रंगीन लाल कागज से मोठे गुलाब पुष्प तयार केले। एक बड़ा सा एक चाक के उतना बड़ा गुलाब का फूल तैयार किया उस कारागिर ने। दूसऱ्या दिवशी यानी दूसरे दिन पुन्हा दरबार भरला, फिर से दरबार भर गया। सर्वांच्या उपस्थितीत यानी सबके हाजरी में ते कृत्रिम गुलाब पुष्प दरबारात आणले गेले। वो जो है कागज का, कृत्रिम यानी कि हाथों से बनाया हुआ, कृत्रिम यानी कुदरती नहीं, जो मतलब कागज से या प्लास्टिक से या और किसी चीज़ से बनाया हुआ गुलाब पुष्प, इंसान के हाथों से बनाया हुआ गुलाब का फूल दरबारात आणले गेले, यानी कि उस दरबार में लाया गया, राजा के दरबार में लाया गया। त्या कुशल कारागिराने फुलाची जडणघडण हुबेहूब केली होती। त्या कुशल कारागिराने यानी उस अच्छे कारागिर ने फूलाची जड़नघड़न यानी फूल का जो बना ये थी पूरी जो कॉपी थी
हुबेहूब केली होती, वो उसकी कॉपी, जैसे असली गुलाब का फूल है उस तरह से उसको वैसे ही हुबेहूब बनाया था। रथाच्या चाका एवढे ते प्रचंड फूल पाहून उपस्थितांना त्याचे नाविन्य वाटत होते, यानी कि रथ के चाक के इतना वो फूल देखकर वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे, वहाँ पर जो हाजिर थे लोग, उनको नाविन्य वाटत होते, बहुत ही नया नया लग रहा था, कुछ तो भी अलग है ऐसा उनको महसूस हो रहा था। अखेर आपण बाजी जिंकली, आखिरकार मैंने बाजी जीत ली, या आविर्भावात इस घमंड में राजा म्हणाला, यानी कि इस घमंड में राजा कहने लगा कि आखिरकार मैंने बाजी जीत ली, ऐसा उसको घमंड होने लगा। साधू महाराज रथाच्या चाका एवढं प्रचंड गुलाब पुष्प पाहून घ्यावं, वो कहने लगा साधु महाराज से कि ऐ साधु महाराज, देखिए मैंने आपके लिए इतना बड़ा चाक के इतना गुलाब का फूल बनाकर लाया हूँ, ये आप देखिए और लीजिए। हे फूल मी तुम्हाला भिक्षादान केलं, ये फूल मैंने तुम्हें भिक्षा में दिया, यानी कि मैंने तुम्हें भीख में ये दान दिया है ये फूल, इसका त्याचा स्वीकार करा, इसका क्या करो आप स्वीकार करो या इसको कबूल करो, ऐसा राजा उस साधु महाराज से कह रहा है। साधु महाराजांनी फुलाचं निरीक्षण केलं, यानी कि साधु महाराज ने क्या किया, उस फूल को अच्छे से देखा, चारों तरफ घूम फिर कर उसका निरीक्षण वो करने लगे। निरीक्षण करना यानी उसको अच्छे से निहारना, देखना, आणि प्रशंसा ही करू लागले, और उसकी प्रशंसा यानी तारीफ भी करने लगे। वाह वाह, उत्तम कला कौशल्याचा हा एक नमूनाच आहे, और कहने लगे कि वाह वाह, उत्तम कला कौशल्याचा यानी कि खूबसूरती का ये एक नमूना ही है। कितनी मतलब उस कारागिर की वो तारीफ करने लगे कि क्या उसके अंदर जो है एक कला है, उस कला के कौशल्य से उसने क्या अच्छा फूल बनाया है, ऐसा वो यहाँ पर कह रहे हैं। धन्य तो कारागिर जाने ही कलाकृति साकारली, यानी कि धन्य यानी कि उस कारागिर को मेरा सलाम है जिसने ये इतनी अच्छी कलाकृति यानी इतना अच्छा काम किया है, ये इतना अच्छा फूल बनाया है। हिरवा देठ लाल पाकड़िया, यानी कि उस फूल का क्या है, हरा देठ है, लाल पत्तियां हैं उसकी, अगदी हुबेहूब आहेत, और क्या है पूरा पूरा फूल की तरह ही है, हुबेहूब यानी उसकी कॉपी ही है। फक्त एकच उणीव राहिली याच्यात, यानी कि सिर्फ एक ही गलती है इसके अंदर, या एक ही कमी है इसके अंदर, उणीव यानी कि कमी है उसके अंदर। तेवढी तू भरून काढ राजन, यानी कि उतनी जो कमी है वो तू भर के निकाल, यानी पूरी कर दे राजा को, ऐसा वो यहाँ पर कह रहे हैं। म्हणजे हे फूल मी आनंदाने स्वीकारेल, अगर वो कमी तूने पूरी कर दिया तो मैं ये फूल जो है आनंदाने यानी खुशी खुशी स्वीकारेन यानी कबूल करूँगा। राजा क्षणभर छपापला, यानी राजा पल भर के लिए चौंक गया। आता कसली उणीव स्वामी जी, अब इसमें कैसी कमी है स्वामी जी, देखिए जिस तरह से गुलाब का फूल है उसी तरह से मैंने ये फूल बनाया है, पूरा उसी तरह से फूल पत्तियां सब मैंने असली फूल की तरह ही इस कागज़ के फूल की बनाई हैं, तो अब इसमें क्या कमी रह गई, ऐसा राजा यहाँ पर चौंक गया और कहने लगा। साधु महाराज शांत हसून नम्रपणे बोलू लागले, यानी कि वो जो साधु महाराज थे वो शांत हंसू नम्रपणे बोलू लागले, यानी कि खामोशी से हंसते हुए और बिल्कुल नम्रपणे यानी कि बिल्कुल अदब से कहने लगे। राजन कलाकृति उत्कृष्ट आहे, यानी कि राजा ये जो फूल है ये कलाकृति का उत्तम नमूना है, या एकदम अच्छी कलाकृति है। यात संशय नहीं, यानी इसमें कोई शक नहीं है, संशय यानी शक नहीं है। या फुलाला रंग रूप आकार आहे, यानी कि इस फूल को रंग रूप और आकार सब कुछ अच्छे से दिया गया है। पण गंध नहीं, पर इसमें क्या है, गंध यानी खुशबू, इसमें खुशबू नहीं है, क्योंकि ये असली फूल नहीं है, ये क्या है कागज़ का
फूल है, इस फूल में सब कुछ है, पत्ते हैं, टहनी है, सब कुछ है, पत्तियां हैं, हरे पत्तियां हैं, लेकिन इस फूल को अच्छे से आकार भी दिया गया है, लेकिन इस फूल में क्या नहीं है, गंध यानी खुशबू नहीं है। या प्रचंड फुलामुळे एव्हाना हा दरबार गुलाब गंधाने दरड़ून जायला हवा होता। यानी कि इस प्रचंड फुलामुळे, इस बड़े से फूल की वजह से, एव्हाना यानी अब तक, हा दरबार यानी कि ये जो दरबार है, गुलाब गंधाने यानी गुलाब की खुशबू से, गंध यानी खुशबू, दरवड़ून यानी महकना चाहिए था, जायला हवा होता, यानी ये इतना बड़ा फूल अगर तुम इस दरबार में लेकर आते और इसके अंदर अगर खुशबू होती, ये असली फूल होता, तो ये पूरा महल इस फूल के खुशबू से महक जाता। सुगंधाशिवाय या प्रचंड फुलाची काय किंमत उरली, यानी खुशबू के सिवा इस बड़े फूल की कुछ कीमत नहीं है। सुगंधाशिवाय यानी इस खुशबू के सिवा। हे फूल मोठं असूनही खोटं आहे, यानी कि ये फूल बड़ा है लेकिन ये क्या है, फूल नकली है, झूठा फूल है ये। हे ध्यानात ठेव, ये क्या कर, तू अपने ध्यान में रख। सुगंधाशिवाय फूल शोभत नहीं, यानी कि खुशबू के सिवा फूल नहीं जचता है। फूल में खुशबू हो तभी वो फूल लगेगा, अगर उसमें फूल में खुशबू नहीं है तो वो फूल नहीं जचता है। मग ते कितीही मोठं असो, फिर वो कितना भी बड़ा क्यों नहीं होता है। माणूस कितीही मोठा असला तरी माणूस की शिवाय त्याच्या मोठेपणाला किंमत नसते, यानी कि इंसान कितना भी बड़ा रहा तो भी बड़प्पन के सिवा, यानी इंसानियत के सिवा, मानुस की शिवा यानी इंसानियत के सिवा, त्याचा यानी कि उसका मोठेपणाला किंमत नसते, उसके बड़प्पन को कोई कीमत नहीं है। यानी इंसान कितना भी बड़ा हो, अगर उसके पास इंसानियत नहीं है तो उसके उस बड़प्पन को कोई कीमत नहीं है। मानुस की शिवाय मोठेपन म्हणजे सुगंधाशिवाय फूल, यानी कि इंसानियत के बिना इंसान, यानी कि बड़प्पन जो है इंसान का, उसमें अगर कोई इंसानियत ना हो तो वो क्या है, सुगंधा शिवाय फूल, यानी कि खुशबू के बिना फूल जिस तरह से होता है उस तरह से इंसान कितना भी बड़ा हो, अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो वो इंसान कोई काम का नहीं है। जिस तरह से ये बड़ा फूल है कागज़ का, लेकिन इसके अंदर खुशबू नहीं है तो ये फूल भी कुछ काम का नहीं है। काल दरबारात आलेला गृहस्थ गरीब होता, यानी कि कल जो दरबार में आदमी आया था वो क्या था, बहुत गरीब था, पण त्याच्या जवळ माणुसकी होती, पर उसके पास क्या थी, माणुसकी यानी इंसानियत, उसके पास इंसानियत थी। त्या माणुसकी खातर तो गुलाबाचं फूल देण्यास दरबारात आला होता और उसी इंसानियत की खातिर, वो मानुस की खातर यानी इंसानियत की खातिर तो गुलाबाचं फूल यानी कि वो गुलाब का फूल देण्यास यानी कि देने के लिए दरबारात आला होता, यानी कि दरबार में आया था। पण तुझ्या वैभवापुढे तो तुला छोटा वाटला, पर तेरी वैभव यानी तेरी शान शौकत के आगे वो तुझे छोटा लगा, वो फूल तुझे छोटा सा लगा। तुझ्या जवळ माणुसकी नसल्यामुळे त्याच्यातली माणुसकी तुला दिसली नाही, यानी तुझ्या जवळ यानी तेरे पास माणुसकी यानी इंसानियत नसल्यामुळे, ना होने की वजह से, त्याच्यातली माणुसकी उसके अंदर की इंसानियत तुला दिसली नाही, तुझे दिखी नहीं। इथून पुढे स्वतः माणुसकी बाळग, इससे आगे, यहाँ से आगे अब तू क्या कर, तू राजा है लेकिन तेरे अंदर इंसानियत नहीं है, अब इसके आगे तू क्या कर, अपने अंदर इंसानियत रख। आणि माणसातील मोठेपण त्याच्या माणुसकीवरूनच ठरव, और इंसान का बड़प्पन उसके इंसानियत के ऊपर से ही तू पहचान। राजाला आपली चूक कळून आली, राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया, अपनी गलती समझ में आ गई। आपली चूक कबूल करून यानी कि अपनी गलती कबूल करके त्याने उसने साधू महाराजांची क्षमा मागितली, उसने साधू महाराज की क्षमा यानी माफ़ी मागी, साधू महाराज से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। व इथून पुढे माणुसकी बाळगून माणसातील मोठेपण बघण्याचे त्याने
त्यांना वचन दिले। और इसके आगे वो क्या करेगा, यहाँ से आगे, इथून पुढे यानी यहाँ से आगे माणूस की बाळगुण यानी इंसानियत अपने पास रखते हुए माणसातील मोठेपण यानी इंसान के अंदर का बड़प्पन बघण्याचे देखने की त्याने वचन दिले। उसने उस साधू महाराज को वचन दिया। अलंकाराचा लोभ धरण्यापेक्षा यानी कि गहनों का लालच रखने के बजाय प्रजेचे हित साधावे, अपने लोगों को क्या करना चाहिए, राजा ने उनके लिए अच्छे काम करने चाहिए। तहान लेल्यांना पानी द्यावे यानी जो प्यासे है, तहान ले यानी कि प्यासे लोगों को पानी देना चाहिए। भूकेला असेल त्याला अन्न द्यावे यानी कि जो भूखा है उसको खाना देना चाहिए। बेघर असणाऱ्याला निवारा द्यावा यानी जो बेघर है, जिनको घर नहीं है, उनको क्या देना चाहिए, निवारा यानी घर देना चाहिए। भूमिहीनास जमीन द्यावी यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन देनी चाहिए। आणि अज्ञानी असेल त्यास ज्ञानी बनवावे, और जो अज्ञानी है यानी जो जिसको कोई समझ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए, पढ़ाना लिखाना चाहिए, उसको ज्ञान देना चाहिए। यातच खरी माणुसकी आहे, इसी में क्या है, सही इंसानियत है, अच्छी इंसानियत है। हे राजाला कळून चुकले होते, ये राजा को समझ में आ गया था कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत क्या है, इंसानियत है, और ये जो सोना चांदी है, गहने हैं, ये कोई काम की चीज नहीं है। ये राजा को समझ में आ गया था। अब इस पाठ को पढ़ने के बाद हम इसके स्वाध्याय सॉल्व कर लेते हैं। तो सभी बच्चे आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और इसके सवाल के जवाब यहाँ पर लिखिए। तो सबसे पहला सवाल है, प्रश्न पहिला, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी नीचे जो सवाल दिए गए हैं उसका 1-2 लाइन में जवाब लिखना है हमें। प्रश्न है, उपस्थितांनी महाराजांना शुभेच्छा का दिल्या, यानी कि वहाँ पर जो लोग हाजिर थे उन्होंने महाराज को शुभेच्छा यानी कि बधाइयाँ क्यों दी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, आप अपने नोटबुक में लिखिए इसका आंसर। महाराज वीरभद्रसेन यांचा वाढदिवस होता तेव्हा महाराज सिंहासनावर विराजमान झाल्यावर सर्वांनी आदरपूर्वक त्यांना शुभेच्छा दिल्या, यानी कि महाराज वीरभद्रसेन इनका जन्मदिन था और जब वो सिंहासन पर आकर बैठ गए उसके बाद सभी लोगों ने उनको बड़े ही एहतराम से बधाइयाँ दी। इसका आंसर आपने लिख लिया। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न आ, महाराजांना भेटवस्तू देणाऱ्यांचा मुख्य हेतु काय होता, यानी कि महाराज को तोहफे देने वालों का खास मकसद क्या था। उत्तर, आपल्या मोठेपणाची मिजाज बाळगणे हाच महाराजांना भेटवस्तू देणाऱ्यांचा मुख्य हेतु होता, यानी कि अपना बड़प्पन करना यही उनका मकसद था। उसके बाद है ई, राजा ने वामनचे फूल का स्वीकारले नहीं, यानी राजा ने उस वामन का फूल क्यों नहीं कबूल किया। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, आपल्या सारख्या बड्या राजाने मामूली गुलाबाचे फूल भेट म्हणून स्वीकारावे हे राजाला योग्य वाटले नाही, कारण हे फूल छोटे तर आहेच शिवाय मौल्यवानही नहीं, यानी कि अपने जैसे बड़े राजा ने छोटा सा गुलाब का फूल लेना ये उसको अच्छा नहीं लगा, और ये क्या है, फूल बहुत कीमती भी नहीं है और इसकी मतलब बहुत छोटा है ऐसा उसको लगा, इसलिए उसने राजा ने वामन का फूल स्वीकार नहीं किया। उसके बाद है ई, राजा ने साधु महाराजांना कोणते वचन दिले, यानी कि राजा ने उस साधु महाराज को कौन सा वादा किया, वो हमको यहाँ पर लिखना है। उसका उत्तर, राजा ने
आपली चूक कबूल करून साधू महाराजांना क्षमा मागितली व इथून पुढे माणुसकी बाळगून माणसातील मोठेपण बघण्याचे त्याने त्यांना वचन दिले। यानी कि उस राजा ने अपनी गलती को कबूल किया और साधु महाराज से माफ़ी मांगी और यहाँ से आगे मैं इंसान की इंसानियत देखूंगा और उसका बड़प्पन देखूंगा, ऐसा उसने वादा किया। राजाला जाणवलेला माणुसकीचा खरा अर्थ कोणता? यानी कि राजा को जो एहसास हुआ इंसानियत क्या है, उसका क्या मतलब था, इंसानियत का क्या मतलब उसको समझ में आया, यहाँ पर हमको लिखना है। तो उसका उत्तर लिखिए। अलंकाराचा लोभ करण्यापेक्षा प्रजेचे हित साधावे, तहानलेल्यांना पाणी द्यावे, भुकेल्यांना अन्न द्यावे, बेघरांना निवारा द्यावा, भूमिहीनास जमीन द्यावी आणि अज्ञानी असेल त्याला ज्ञानी बनवावे, यातच खरी माणुसकी आहे हे राजाला कळून चुकले होते। ये राजा को क्या समझ में आया था कि अगर कोई प्यासा है तो उसको पानी देना चाहिए, और जो भूखा है उसको खाना देना चाहिए, जो बेघर है उसको घर देना चाहिए, जिसके पास ज़मीन नहीं है उसे ज़मीन देनी चाहिए, जो अज्ञानी है यानी कि पढ़ा लिखा नहीं है उसको पढ़ाना लिखाना चाहिए, उसको ज्ञानी बनाना चाहिए। ऐसा राजा को यहाँ पर समझ में आ गया, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। इस तरह से हमने प्रश्न पहला सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। वामनने आणलेले फूल व राजाने बनवलेले फूल यातील फरक तुमच्या शब्दात सांगा। यानी कि वामन ने लाया हुआ फूल और राजा ने बनाया हुआ कागज़ का फूल, इसके अंदर क्या फ़र्क है ये आपको अपने अल्फाजों में लिखना है। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स और टीचर्स की मदद लीजिए और इस सवाल का जवाब लिखिए। प्रश्न तीसरा। पाठातील महाराज व वामन यांची स्वभाव वैशिष्ट्ये तुमच्या शब्दात सांगा। यानी कि जो पाठ में जो महाराज आए हैं और जो वामन हैं उनके आदतें, यानी कि उनका नेचर किस तरह से, उसके नेचर की क्या खासियत है, वो आपको यहाँ पर अपने अल्फाजों में लिखनी है। प्रश्न चौथा। तुम्हाला आवडलेली या पाठातील वाक्ये सुंदर अक्षरात लिहा व वर्गात लावा। यानी कि तुमको इस पाठ में से जो वाक्य अच्छे लगी है वो वाक्य अच्छे अक्षर में लिखकर आपके क्लासरूम में लगानी है। खेळूया शब्दांशी। अब इसमें है अचूक शब्द ओळखा, यानी कि जो एकदम सही है, जो सही शब्द है वो हमको लिखना है यहाँ पर। तो पहले में दिया है कृत्रिम, कुरतीम, कृत्रिम यानी कृत्रिम। तो यहाँ पर जो है अचूक शब्द कौन सा है, देखिए पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा जो शब्द है वो सही है, कृत्रिम, यानी कि इंसान ने बनाया हुआ या मानव निर्मित जिसे हम कहते हैं ऐसा। उसके बाद है गुलाब पुष्प, गुलाब पुष्प, गुलाब पुष्प, गुलाब पुष्प, ऐसे 4 अल्फाज यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें से जो है दूसरे नंबर वाला सही अल्फाज है गुलाब पुष्प। उसके बाद उसमें है गृहस्थ, 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 गृहस्थ। तो इसमें जो है दूसरे नंबर वाला गृहस्थ वो बिल्कुल सही अल्फाज है। उसके बाद है खालील शब्दातील सहसंबंध लिहा, यानी नीचे जो शब्द दिए गए हैं अगट बगट, उसमें से हमको उनका क्या ताल्लुक़ है वो हमको यहाँ पर लिखना है। सहसंबंध यानी उनका ताल्लुक़। तो अगट में देखिए हमें पहले राउंड में क्या क्या दिया गया है, वाढदिवस, तहान, अन्न, फूल, भेट वस्तु। और बगट में पानी, शुभेच्छा, अलंकार, गुलाब, भुकेला। तो अब इनका अगट में का एक अल्फाज और बगट में का एक अल्फाज उसका जो ताल्लुक़ है वो हमको यहाँ पर लिखना है। तो वाढदिवस, वाढदिवस यानी कि जन्मदिन, जन्मदिन के दिन क्या करते हैं हम,
बधाइयाँ देते हैं, विश करते हैं उनको, तो उसका हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शुभेच्छा। बगट में जो है शुभेच्छा वो हम लिखेंगे वाड़ दिवस के साथ शुभेच्छा। फिर दूसरा है तहान अगट में, तो तहान यानी कि प्यास लगने के बाद हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो यहाँ पर तहान का ताल्लुक किससे है, पानी। तो बगट में है देखिए पानी, तो तहान के साथ पानी। फिर अगट में है अन्न, अन्न यानी अनाज। तो यहाँ पर हम अनाज का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, भूख लग गई तो खाने के लिए। तो हम बगट में देखेंगे ऐसा अल्फाज भूकेला, यानी कि जिसको भूख लगी है ऐसा, अन्न भूकेला। उसके बाद है फूल, और फूल हम जैसे मोगरा, चमेली, गुलाब होते हैं ऐसे फूल, तो ये बगट में वहाँ पर नाम दिया गया है गुलाब, तो हम फूल के साथ किसका ताल्लुक लिखेंगे, गुलाब। फिर भेंट वस्तु यानी कि तोहफा, तोहफे में क्या देते हैं, कोई भी चीज़ या अलंकार या गहने। तो यहाँ पर अलंकार है बगट में, तो हम भेंट वस्तु के साथ अलंकार या अल्फाज को ताल्लुक है ऐसा यहाँ पर लिखेंगे। जैसा वाड़ दिवस के साथ शुभेच्छा, तहान के साथ पानी, अन्न के साथ भुकेला, फूल के साथ गुलाब और भेंट वस्तु के साथ अलंकार। इस तरह से इन शब्दों का ताल्लुक है एक दूसरे से। हम यहाँ पर इनके जवाब इस तरह से लिखेंगे। अगर इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने टीचर से कांटेक्ट कीजिए।